नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम पढ़ने वाले हैं हमारी क्लास 10th का इकोनॉमिक्स का चैप्टर 4 पढ़ने वाले हैं, उसका पार्ट फर्स्ट। जो ये चैप्टर है हम इसको 2 पार्ट्स में कवर करने वाले हैं। पार्ट फर्स्ट ये बनने वाला है और पार्ट जो 2 है वो हम जो अगला वीडियो आएगा उसमें कवर करेंगे। तो चैप्टर का नाम है अपने ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी। ये हमारा चैप्टर का नाम है और बिल्कुल नोट्स के माध्यम से इस चैप्टर को हम कंप्लीट करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले हम देखने वाले हैं ग्लोबलाइजेशन। तो व्हाट इज़ ग्लोबलाइजेशन? ग्लोबलाइजेशन जो है वो क्या है? तो इसे हिंदी में कहा जाता है वैश्वीकरण। वैश्वीकरण हिंदी से जो वर्ड है इसका वैसे ही नाम समझ में आ रहा है कि पूरे विश्व को एक करना। तो ग्लोबलाइजेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें जो दुनिया की जो ज़्यादातर जो इकोनॉमी है, जो दुनिया की जो इकोनॉमीज़ है, डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ की जो इकोनॉमीज़ है उनको क्या करना, इंटरकनेक्ट करना। मतलब अलग अलग इकोनॉमीज़ है जो कंट्रीज़ की, डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ की जो अलग अलग इकोनॉमीज़ है उनको आपस में इंटरकनेक्ट कर देना क्या कहलाता है? ग्लोबलाइजेशन कहलाता है। तो ग्लोबलाइजेशन इज अ प्रोसेस इन विच द इकोनॉमीज ऑफ डिफरेंट कंट्रीज आर इंटरकनेक्टेड। मतलब अलग अलग देश की इकोनॉमीज को आपस में क्या कर देना, इंटरकनेक्टेड कर देना। जैसे अमेरिका की, चाइना की, ठीक है, यूएई की सारी जो इकोनॉमीज है उनको आपस में क्या कर देना, इंटरकनेक्टेड कर देना, एक कर देना। क्या कहलाता है? वैश्वीकरण या ग्लोबलाइजेशन कहलाता है। तो जो इसका जो गोल है, गोल क्या है ग्लोबलाइजेशन का? तो क्या करना है कि जो जो फ्री फ्लो हो, किन किन चीज़ों का फ्री फ्लो होना चाहिए? ट्रेड का, इंफॉर्मेशन का, टेक्नोलॉजी का, कल्चर का और कैपिटल का। ये जो सारी चीज़ें हैं ना, बिना किसी रोक टोक के आपस में क्या करती रहे, फ्लो होती रहे। ट्रेड हो, इंफॉर्मेशन हो, टेक्नोलॉजी हो या कल्चर हो, इनका आपस में क्या होना चाहिए? बिल्कुल बिना किसी रोक टोक के क्या होना चाहिए? फ्लो होना चाहिए। तो ग्लोबलाइजेशन के थ्रू क्या हो रहा है? इंटरनेशनल ट्रेड और जो इकोनॉमी जो रिलेशंस हैं डिफरेंट कंट्रीज़ के बीच में वो इंक्रीज हुए हैं। ठीक है, मेकिंग द एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विस इजी हुआ है। तो जो एक्सचेंज ऑफ गुड्स और जो सर्विसेज है वो भी ज़्यादातर जो कंट्रीज़ है उनके साथ क्या हुआ है? बहुत ही ज़्यादा इजी हुआ है। ज़्यादातर जो कंट्रीज़ है वो बहुत ही आसानी से क्या कर रहे हैं? एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज कर रहे हैं। इससे क्या हो रहा है कि ये किसके कारण ही पॉसिबल हो पाया है? ग्लोबलाइजेशन के कारण ही ये सारी चीज़ें पॉसिबल हो पाई है। तो ग्लोबलाइजेशन क्या होता है? एक से ज़्यादा कंट्रीज़ की जो इकोनॉमीज़ है उनको आपस में इंटरकनेक्ट कर देना क्या कहलाता है? ग्लोबलाइजेशन कहलाता है। सिंपल सी भाषा में आगे देखते हैं। इंटर कंट्री प्रोडक्शन। तो यहाँ पर अपने को देखने को मिलेगा एमएनसी। बहुत सी बार एग्ज़ाम में आता है एमएनसी क्या है। ठीक है, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन या मल्टीनेशनल कंपनीज क्या होती है? तो सबसे पहले तो एमएनसी की फुल फॉर्म याद रखना, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन या मल्टीनेशनल कंपनी आप याद रखना। डेफिनेशन क्या होती है? मल्टीनेशनल कंपनी क्या होती है? मल्टीनेशनल कंपनी वो होती है जो A multinational corporation is a company that has control or ownership of production in more than one country। तो मल्टीनेशनल कंपनी उस कंपनी को कहा जाता है जिसका प्रोडक्शन एक से ज़्यादा कंट्री में हो। प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं अपन यहाँ पे, किसकी बात कर रहे हैं? प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं। यहाँ पर अपन सेल की बात नहीं कर रहे, सेल की बात यहाँ पे नहीं हो रही। यहाँ पर किसकी बात हो रही है? प्रोडक्शन। जो एक से ज़्यादा देशों में क्या करती है? वस्तुओं का निर्माण करती है। उस कंपनी को क्या कहा जाता है? मल्टीनेशनल कंपनी कहा जाता है। ठीक है, याद रखना, एक से ज़्यादा देशों में प्रोडक्शन करने वाली जो कंपनी है उसे क्या कहा जाता है? मल्टीनेशनल कंपनी कहा जाता है। मतलब वो कंपनी जो एक से ज़्यादा देशों में क्या करती है, प्रोडक्शन यूनिट्स हो जिस कंपनी के, उसे क्या कहा जाता है? मल्टीनेशनल कंपनी कहा जाता है। तो ये इसका पर्पज़ क्या है? These companies establish production units in location where production costs are low and they can earn more profit। तो ये जो कंपनीज है, मल्टीनेशनल कंपनीज है, वहाँ पर अपनी यूनिट्स डालती है जहाँ पर प्रोडक्शन जो कॉस्ट होती है वो बहुत ही कम होती है। मतलब इनको कोई भी चीज़ बनाने के लिए जो कॉस्ट आती है वो बहुत ही कम होती है और इससे ये क्या करते हैं? बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिट कमाते हैं। तो किस तरीके से ये जो फैक्टर्स है इनके ऊपर डिपेंड करती हैं। एक तो इनके पास बाज़ार जो होता है वो पास होना चाहिए, प्रॉक्सिमिटी टू मार्केट। जहाँ पर मार्केट पास होगा वहाँ पर ये क्या लगाएंगे?
कंपनीज क्या लगाएगी, अपना प्रोडक्शन यूनिट लगाएगी। इनके लिए, इनको क्या काम करने के लिए स्किल्ड और अनस्किल्ड लेबर जो हो वो कम पैसों पर मिले इनको, लो कॉस्ट पर, जहाँ पर स्किल्ड और अनस्किल्ड लेबर जहाँ पर मिल जाएंगे, अनस्किल्ड लेबर जहाँ पे मिल जाएंगे उस जगह पर ये क्या करेंगे, अपना प्रोडक्शन यूनिट खोलेंगे। इसके अलावा फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जैसे लैंड, कैपिटल आदि जो है ये भी कम रेट पर इनको मिले। ठीक है, फेवरेबल गवर्नमेंट पॉलिसीज भी इनके लिए होना चाहिए, फेवरेट गवर्नमेंट पॉलिसीज इनके पास होना चाहिए, तभी ये क्या लगाएंगे, अपनी फैक्टर जो अपना प्रोडक्शन यूनिट है ये इस्टेब्लिश करेंगे। ठीक है, अब देखने वाले हैं हम इंटर कंट्री प्रोडक्शन, इंटरलिंकिंग प्रोडक्शन अक्रॉस कंट्रीज। तो एमएनसी क्या करती है, देखिए एमएनसी फॉरेन इन्वेस्टमेंट लाती है। किसी भी कंट्री में अगर एमएनसी जा रही है, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन जा रहा है या मल्टीनेशनल कंपनी जा रही है, तो ये क्या करेगी, ये अपना जो पैसा है, कैपिटल जो है वो स्पेंड करेगी किस पे, लैंड पे, ज़मीन पे, बिल्डिंग पे, वहाँ पर बिल्डिंग बनाने में, मशीनरी में और अन्य इक्विपमेंट में जो प्रोडक्शन के काम में आता है। इसे क्या कहा जाता है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट कहा जाता है। फॉरेन इन्वेस्टमेंट कहा जाता है मतलब कोई भी, जैसे मान लीजिए कोई साउथ कोरिया की कंपनी है, साउथ कोरिया की कंपनी इंडिया में आती है। ठीक है, इंडिया में आएगी तो ये क्या करेगी, यहाँ पर जैसे सैमसंग की कंपनी बनाएगी तो ज़मीन लेगी सबसे पहले। तो कंपनी बनाने के लिए ज़मीन, कोई भी बिल्डिंग बनाने के लिए ज़मीन चाहिए। ज़मीन जैसे ही इन्होंने खरीद ली पैसे दे के, तो अब ये क्या करेंगे, अभी क्या करेंगे, इस पर एक बिल्डिंग बनाएंगे। बिल्डिंग बनाने के लिए बहुत सारा मटेरियल इनको चाहिए, बहुत सारी चीज़ें चाहिए, तो ये सारी चीज़ें इंडिया से खरीदेंगे। और ये जो सारा पैसा इन्वेस्ट किया है ना इन लोगों ने, इसे कहा जाएगा फॉरेन इन्वेस्टमेंट। जॉइंट प्रोडक्शन विद लोकल कंपनीज, ये क्या करते हैं कि कोई भी जो लोकल कंपनी होती है उसके साथ बड़ी कंपनीज कोलैबोरेट करती है। मतलब जैसे मान लीजिए कोई भी, जैसे जापान की कंपनी है, ठीक है, जैसे मारुति सुजुकी है, तो मारुति तो कहाँ की है, इंडिया की कंपनी है मारुति तो। और जो सुजुकी है वो सुजुकी जापान की कंपनी है। ठीक है ना, तो सुजुकी ने क्या किया, उसके पास टेक्नोलॉजी था, पैसा था, तो यहाँ की जो मारुति कंपनी है उसके साथ कोलैब किया, क्योंकि मारुति के पास यहाँ का जो लोकल मार्केट था इसका बहुत ही अच्छा जानकारी थी। तो इनके द्वारा क्या किया जाता है, कोलैब किया जाता है। और इससे क्या होता है कि बहुत सारा जो लोकल कंपनी होती है उसके पास बहुत सारा पैसा और जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है वो इनको प्रोवाइड होती है, यूजिंग लोकल कंपनीज फॉर सप्लाई। और बहुत सी बार क्या होती है, बहुत सारी जो एमएनसी होती है वो लोकल कंपनी को सप्लाई के रूप में, स्मॉल लोकल कंपनीज को काम में लेती है सप्लाई के लिए केवल। ठीक है, एक्वायरिंग लोकल कंपनीज, बहुत सी बार क्या होता है कि जो मल्टीनेशनल कंपनीज है वो छोटी छोटी कंपनीज को अपने में मिला लेती है, खरीद लेती है उनको, ताकि अपना जो प्रोडक्शन है वो एक्सपेंड हो सके इन लोगों का। आ रही है बात समझ में आप लोगों को? अब आगे चलते हैं, आगे देखिए, फॉरेन ट्रेड एंड मार्केट इंटीग्रेशन, किस तरीके से फॉरेन ट्रेड और जो मार्केट को इंटीग्रेट किया है। तो फॉरेन ट्रेड रेफर टू द एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट बिटवीन डिफरेंट कंट्री। तो फॉरेन ट्रेड किसे कहा जाता है, डिफरेंट कंट्रीज़ के बीच में गुड्स एंड सर्विसेज का आदान प्रदान हो। ठीक है ना, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हो, उसे कहा जाता है फॉरेन ट्रेड। ठीक है, तो मेन फंक्शंस ऑफ फॉरेन ट्रेड का क्या मेन फंक्शन होता है, मार्केट को एक्सपेंशन करना। इट अलाउ प्रोड्यूसर टू रीच ग्लोबल मार्केट बियॉन्ड दियर डोमेस्टिक वंस। तो ये जो प्रोड्यूसर्स होता है, कोई भी जो प्रोड्यूस कर रहा है वो क्या करता है, पूरी ग्लोबल मार्केट तक वो क्या कर सकता है, अपने सामान बेच सकता है। जो प्रोड्यूसर है वो क्या कर सकता है, अपने जो सामान है किसी भी जगह पर सेल कर सकता है। चॉइस फॉर कंज्यूमर, जो कंज्यूमर्स होते हैं उनके लिए चॉइस होता है, क्योंकि किसी भी जगह से कोई भी जो वस्तु है वो कंज्यूमर मंगा सकता है आज के टाइम पे। क्योंकि अगर मान लीजिए उसकी डोमेस्टिक जो जगह है वहाँ पर उसकी पसंद की सामान नहीं है, तो वो इंटरनेशनल मार्केट से भी कोई भी वस्तु मंगा सकता है। मार्केट इंटीग्रेशन, फॉरेन ट्रेड वर्क्स टू इंटीग्रेट द मार्केट्स ऑफ डिफरेंट कंट्रीज। फॉरेन ट्रेड है, इसने जो मार्केट है उसको पूरा इंटीग्रेट कर दिया है। फॉरेन ट्रेड वर्क्स टू इंटीग्रेट द मार्केट ऑफ डिफरेंट कंट्रीज, अलग अलग कंट्रीज का जो मार्केट है उसको इसने एक कर दिया है। अब के टाइम पे आप फ्लिपकार्ट से कोई सी भी चीज़ मंगवा सकते हो, कहीं से भी मंगवा सकते हो, चाहे चाइना हो, कहीं से भी। तो व्हाट इज़ ग्लोबलाइजेशन,
ग्लोबलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ म्यूचुअल रिलेशनशिप एंड रैपिड इंटीग्रेशन बिटवीन डिफरेंट कंट्रीज। अलग अलग कंट्रीज के बीच में आपस में रिलेशंस और जो रैपिड इंटीग्रेशन हुआ है इसे क्या कहा जाता है, ग्लोबलाइजेशन कहा जाता है। हमने पहले भी पढ़ा है कि दुनिया की इकोनॉमीज को एक कर देना। अब की फैक्टर्स क्या है, इसके मेन फैक्टर्स इसने क्या किया है, फ्री फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विस, जो गुड्स एंड सर्विसेज है उसका बिना किसी रोक टोक के बिना फ्री फ्लो हुआ है। ठीक है, इसके अलावा फ्री फ्लो ऑफ इन्वेस्टमेंट, जो पैसा है बहुत सारा पैसा आपके किसी भी कंट्री में आया है, चाहे अगर इंडिया की बात करें तो बहुत सारी जो विदेशी कंपनियां इंडिया में पैसा लेके आई है। टेक्नोलॉजी आपने देखा होगा कि हर दिन नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, तो जो विदेशी कंपनीज आ रही है इंडिया में, विदेशी कंपनीज जो इंडिया में आ रही है वो नई नई टेक्नोलॉजी भी आ रही है। मूवमेंट ऑफ पीपल फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर, तो एक कंट्री से दूसरी कंट्रीज में लोगों का आदान प्रदान हो रहा है, इससे बहुत सारी चीज़ें चेंज हो रही है। कल्चर अलग देखने को मिल रहा है हम लोगों को, भाषा कल्चर अलग अलग शेप हुआ है पूरी सोसाइटी का भी। रोल ऑफ एमएनसी ने इसमें बहुत ही मेजर क्या किया है, मेजर मेजर रोल अदा किया है इस ग्लोबलाइजेशन की प्रोसेस में। आगे देखते हैं फैक्टर्स इनेबलिंग ग्लोबलाइजेशन, कौन कौन से जो फैक्टर्स है उन्होंने ग्लोबलाइजेशन को पास्ट किया है। तो जो रैपिड प्रोग्रेस इन टेक्नोलॉजी, एक तो टेक्नोलॉजी में बहुत ही ज़्यादा क्या हुआ है, प्रोग्रेस हुई है। ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी, जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, जैसे हो आपका शिप हो गया, चीप एयर ट्रांसपोर्टेशन हो गया, इसके कारण जो गुड्स एंड सर्विसेज की जो डिलीवरी है वो लॉन्ग डिस्टेंस से भी कम कॉस्ट पर जल्दी होने लगी है। तो इससे क्या हुआ है कि बहुत ही ज़्यादा ग्लोबलाइजेशन में बूम आया है। इसके साथ साथ ही आईटी हो गया, इंफॉर्मेशन जो टेक्नोलॉजी है जैसे टेलीफोन, मोबाइल, फैक्स, इंटरनेट, ईमेल आदि में रिवॉल्यूशन आने के कारण आज के टाइम पे वर्ल्ड में कहीं पे भी कोई भी बिना किसी रोक टोक के क्या कर सकता है, बात कर सकता है। या आप जैसे मान लीजिए आज के टाइम पे कोई भी अमेरिका की जो कंपनी है वो इंडिया से भी अपने एम्प्लॉय हायर कर सकती है, क्योंकि वर्क फ्रॉम होम से इंटरनेट के थ्रू आप ऑनलाइन काम कर सकते हो। तो इससे क्या हुआ है कि जो सर्विसेज है वो लॉन्ग डिस्टेंस से भी आप क्या कर सकते हो, आराम से सर्विसेज ले सकते हो। ठीक है, आगे बात समझ में है। इसके साथ ही लिबरलाइजेशन ऑफ फॉरेन ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट, ट्रेड बैरियर्स जो लगे हुए थे वो हटा दिए गए। पहले बहुत सारे ट्रेड, अगर अपन बात करें अपने इंडिया में तो 1991 से पहले बहुत सारे ट्रेड बैरियर्स लगे थे। मतलब ट्रेड बैरियर, ट्रेड करने के लिए जो ट्रेड नहीं होने दिया जाता था, बहुत सारी चीज़ें थी यहाँ पे। ट्रेड बैरियर्स आर रेस्ट्रिक्शंस इम्पोज बाय गवर्नमेंट ऑन फॉरेन ट्रेड सच एज टैक्सेज ऑन इम्पोर्ट। ठीक है ना, तो लिबरलाइजेशन जैसे ही हुआ हमारे यहाँ पे 1991 में जो लिबरलाइजेशन हुआ था, तो इस प्रोसेस के कारण जो ट्रेड बैरियर्स थे वो हटा दिए गए, रेस्ट्रिक्शंस बिल्कुल हटा दिए गए। तो विद लिबरलाइजेशन इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिकम ईजियर। तो लिबरलाइजेशन के कारण जो ट्रेड बैरियर्स थे वो हटा दिए, इससे इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट जो गुड्स है और जो सर्विसेज है उसका आसानी से हो गया। और इंडिया ने ये कब पॉलिसी अडॉप्ट की थी, 1991 में एलपीजी आया था अपने यहाँ पे। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, इनके कारण ही आज के टाइम पे जो हमारी जो इकोनॉमी है वो बहुत ही ज़्यादा बूस्ट कर रही है। अब हम देखने वाले हैं फाइनली वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो इसकी स्टैब्लिशमेंट होती है जनवरी 1, 1995 को। इसका जो हेड क्वार्टर है वो कहाँ पे, जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। ठीक है, इसका क्या काम है, पर्पज क्या है, इसका क्या काम है, तो ये टू लिबरलाइज इंटरनेशनल ट्रेड एंड प्रोवाइड इक्वल ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल कंट्रीज। तो ये जो इंटरनेशनल ट्रेड है उसको लिबरलाइज करता है और जो सभी कंट्रीज है उसको इक्वल जो ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी है वो प्रोवाइड करवाता है। ठीक है, नहीं लास्ट टाइम पे यहाँ से क्वेश्चन आया था तो एक बार देख लेना। इट सेट्स रूल्स रिलेटेड टू इंटरनेशनल ट्रेड से रिलेटेड ये रूल बनाता है। ठीक है, द रूल ऑफ WTO हैव इनकरेज मेंबर कंट्रीज टू रिमूव ट्रेड बैरियर्स। और ये जो WTO के द्वारा जो रूल्स वगैरह बनाए जाते हैं वो सभी कंट्रीज़ के ऊपर लागू होते हैं और ये जो ट्रेड बैरियर है उनको रिमूव करने में बहुत ही ज़्यादा योगदान देता है। सभी कंट्रीज से
को इनक्रेज करता है कि ये जो ट्रेड बैरियर वगैरह है इसको रिमूव करिए और आप आराम से जो ट्रेड है वो फ्री फ्लो, मतलब बिल्कुल फ्री तरीके से क्या होता रहे, फ्लो होता रहे। तो ये हमारा पार्ट फर्स्ट था। अब पार्ट सेकंड अगले टाइम पे आने वाला है और उसको